सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पर हम लोग बात करते आ रहे थे और पिछले दो लेक्चर्स में हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव की एक पूरी थ्योरी डिस्कस की। प्लस हमने ये भी देखा कि हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंस्ट्रक्टिव कंडीशन ऑफ सुपरपोजिशन कब होगा, डिस्ट्रक्टिव कंडीशन ऑफ सुपरपोजिशन कब होगा, और ओवरऑल इसके इंटेंसिटी कैलकुलेशंस किस तरीके से किए जा सकते हैं। ये सारा मामला हमारा डिस्कस हो चुका है। अब इवन वी हैव सॉर्टेड आउट विद कपल ऑफ क्वेश्चंस। तो आज की क्लास में हम अगले इलस्ट्रेशंस पर अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। ये सारे डिस्कशन मैं इलस्ट्रेशन जो हैं ये मैं मॉड्यूल से ले रहा हूँ। आप अपने मॉड्यूल में इसको पेज नंबर 14 पे रेफर कर सकते हैं। मेरा ख्याल है मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये सॉल्व करवा दिया था। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे आज, तो चीज़ों को बड़ी गहराई से समझना और हम बड़े इत्मीनान से चलेंगे, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए ठीक ठीक तरीके से मैं आपके सामने पुटअप करूंगा। अब यहाँ पर एक सेटअप दिया गया है जिसमें एक सोर्स है और एक डिटेक्टर है, सच दैट के सोर्स और डिटेक्टर के बिल्कुल सामने एक कार्डबोर्ड लगाया गया है। आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर जो भी वेव्स यहाँ से निकलेंगी वो यहाँ ब्लॉक हो जाएंगी और वो रिफ्लेक्ट होकर के आगे डिटेक्टर के पास जा सकती हैं। अब ये जो डिस्टेंस दिया गया है ये डिस्टेंस है √2d का, ठीक है। नाउ द सोर्स इमिट्स अ वेव ऑफ वेवलेंथ d/2। अब जिस तरीके की वेवलेंथ इमिट हो रही है उसे d की टर्मिनोलॉजी में बताया गया है, और एज पर डेटा गिवन इन द क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ यहाँ इमिट हो रही है लैम्डा, वो मैग्नीट्यूड में d/2 इतनी वैल्यू रखती है। नाउ विच इज गोइंग टू बी रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर, तो जो सोर्स से वेव्स निकलेंगी वो डिटेक्टर रिसीव करेगा। अब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन भी रिसीव करेगा और डायरेक्ट भी रिसीव करेगा। मतलब जाहिर बात है कि ये सोर्स से जो भी वेव्स निकलेंगी सीधे सीधे भी डिटेक्टर के पास जा सकती हैं और ऐसे कार्डबोर्ड से रिफ्लेक्ट होके भी जा सकती हैं, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन का जो सेंट्रल थीम है वो समझ आ गया आपको? यस। Yes, sir. नाउ द क्वेश्चन फर्दर रीड्स, ये मैंने डायग्राम यहाँ पे अलग से निकाली है। नाउ द क्वेश्चन फर्दर रीड्स कि इट इज फाउंड टू बी इन फेज। तो जो वेव्स रिफ्लेक्शन के बाद डिटेक्टर के पास आ रही हैं वो, और जो वेव्स ऐसे डायरेक्ट यहां पर आ रही हैं वो, ऐसे पाया गया, ऐसे फाउंड हुआ कि वो इन फेज है। अब यहाँ इन फेज का मतलब क्या है? Constructive. यहाँ हाँ, वेरी गुड, कंस्ट्रक्टिव कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग में वहां पर मिली, यानी कि इनके फेज डिफरेंसेस हो सकते हैं 0, 2 pi. 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। अब एक सोचने वाली बात है कि यहाँ फेज डिफरेंस 0 होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है ये जो डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक ट्रैवल करके आएगा ये डिस्टेंस ज्यादा है, और ये जो डायरेक्ट डिस्टेंस यहां से यहां वेव पहुंचेगी ये डिस्टेंस कम है। तो 0 पाथ डिफरेंस हो ही नहीं सकता। कम से कम जो पॉसिबिलिटी हो सकती है हम यहाँ पे वो ये हो सकती है कि भाई यहाँ कम से कम का पाथ डिफरेंस लैम्बडा आ जाए, या 2 लैम्बडा आ जाए, या 3 लैम्बडा आ जाए, बट 0 पॉसिबल नहीं। ये बात क्लियर हुई आपको? Yes. बहरहाल जितने भी फेज डिफरेंस ये यहाँ आ रहे थे, पाथ डिफरेंस, ये लाइट वेव्स यहाँ पे आ रही थी आफ्टर रिफ्लेक्शन और डायरेक्ट, वो इन फेज थी। अब हमें क्या करना है कि ये जो कार्डबोर्ड है इसको हमें थोड़ा सा शिफ्ट करना है, मूव करना है पीछे की तरफ, कुछ इस तरीके से कि बाद में जो रिफ्लेक्टेड वेव्स वहां पर पहुंचे वो कैसी हालत में पहुंचे? Out of phase. आउट ऑफ फेज, यानी कि उनका पाथ डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ जाए, ठीक है। अब देखो, एक बात आप अच्छे से यहां पे समझो कि इन फेज वाली सिचुएशन में को अगर मैं आउट ऑफ फेज वाली सिचुएशन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो ऐसी सूरत में मुझे पाथ डिफरेंस कितना इंक्रीज कराना पड़ेगा?
लैम्बडा बाई 2। वेरी गुड, ये कंसेप्ट मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका था, क्योंकि इन फेज वाली जो वैल्यूज हैं वो कैसी हैं, लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा, और आउट ऑफ फेज वाली जो पाथ डिफरेंस की वैल्यूज हैं वो कैसी हैं, लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2। यानी कि इन फेज वाली वैल्यूज और आउट ऑफ फेज वाली पाथ डिफरेंस की वैल्यूज में जो फर्क है वो लैम्बडा बाई 2 का ही फर्क है, ठीक है। तो यस। अगर इन फेज वाली सिचुएशन को हम आउट ऑफ फेज वाली सिचुएशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या आउट ऑफ फेज वाली सिचुएशन को इन फेज वाली सिचुएशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें कितना एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस लेना पड़ेगा, लैम्बडा बाई 2। लैम्बडा बाई 2 का एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस हमें लेना पड़ेगा। तो ये बात मैं सबसे पहले एस्टेब्लिश कर लूं, यहां पे आपको ये समझ में आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ी चालाकी से बनाया गया, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये जो कार्डबोर्ड है तुम ये कितना पीछे खींचोगे। अब ठीक है, ये पीछे खींचने वाली बात बाद में करते हैं, पहले ये एनालिसिस करते हैं कि फिलहाल की सिचुएशन में पाथ डिफरेंस कितना है करंट सिचुएशन में, पाथ डिफरेंस इन करंट सिचुएशन, सिचुएशन 1। तो देखो सोचने वाली बात है कि जो रिफ्लेक्ट होके साउंड वेव्स यहां से आएंगी, रिफ्लेक्ट होके जो आएंगी वो कितना कितना पाथ ट्रैवल करेंगी। तो आंसर सिंपल है, अगर मैं इसे कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल के पैटर्न में डिवाइड कर दूं तो फौरन समझ में आ जाएगा आपको। तो बेटा ये जो डिस्टेंस है ना ये d/2 है, ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, रूट 2d। 2d, बराबर। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं? यस। तो कितना होगा जरा सोचो, तो वो आंसर आएगा अंडर रूट में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो d/2 का स्क्वायर प्लस 2d का स्क्वायर, रूट 2d का स्क्वायर करूंगा तो 2d स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये साइड का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड का स्क्वायर। क्या उतना ही डिस्टेंस दोबारा यहां पे भी ट्रेवल होगा? यस। सेम डिस्टेंस दोबारा वहां पे ट्रेवल होगा, तो ये हो जाएगा d/2 का स्क्वायर प्लस अगेन 2d का स्क्वायर। तो सोच समझ के बताइए कि जो वेव रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो कितना पाथ कवर कर रही है, 2 टाइम्स ऑफ d/2 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर। जो वेव रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो इतना पाथ ले रही है, बेटा समझो बात को। यस सर। ठीक है, एक बार इधर और एक बार इधर, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ। और जो वेव डायरेक्ट आ रही है, डायरेक्ट, वो बताइए कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, कितना पाथ लेकर आ रही है, डी। तो जाहिर बात है कि इन दोनों पाथ में का अगर मैंने डिफरेंस निकाला, ऐसा और ऐसा आते हुए मुझे इतना चलना पड़ा, वेव को इतना चलना पड़ा, और डायरेक्ट आते हुए वेव को डी इतना चलना पड़ा, तो इन दोनों पाथ का अगर मैं सब्सट्रैक्शन लेता हूं, डिफरेंस लेता हूं, तो मुझे ओवरऑल पाथ डिफरेंस मिल सकता है। क्या कहते हो, क्या कहते हो, बात समझ आ गई? यस और नो? यस सर। ओके, थोड़ा सा जल्दी से रिस्पॉन्स करें, अगर नहीं आया तो भी जल्दी से रिस्पॉन्स करें ना, तो मैं और एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं, आप टाइम लूज करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। अगेन आई एम आस्किंग, क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि इक्वेशन मैंने कैसी लिखी? यस सर। ओके, बढ़िया। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके एक्चुअल पाथ डिफरेंस इनिशियल कंडीशन में कितना बन सकता है इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड वो निकालते हैं। तो ये हो गया बेटा डी, सॉरी 2, ये अंडर रूट में चल रहा है, देखिए ध्यान से, तो ये हो गया d²/4 प्लस 2d स्क्वायर एंड देन दिस इज माइनस डी इक्वल, इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना होगा 8 और 9, यानी कि 9d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस डी। क्या ये चीज पूरा पूरा रूट से बाहर आ सकती है? यस। यस, तो कितनी हो गई 3d/2। 3d/2 माइनस डी। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो आंसर आता है 2d। क्लियर हुआ, देख लो। यस सर। तो पता चला कि जो गिवन कंडीशन थी उस गिवन कंडीशन में इतना पाथ डिफरेंस वहां पर डेवलप हो रहा था।
इतना पार्ट डिफरेंस वहां पे डेवलप हो रहा है। इज दैट ओके? Yes, sir. अब हम क्या कर रहे हैं, मैं इस डायग्राम को दोबारा यूज करता हूं। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो कार्डबोर्ड है इसको थोड़ा सा पीछे खींच रहे हैं, थोड़ा सा दूर कर रहे हैं, एंड वी आर डूइंग इट एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन, मूव्ड अवे, शिफ्टेड अवे। ठीक है, देखो यहां क्लियरली लिखा हुआ है शिफ्टेड अवे। तो हम इसको थोड़ा सा दूर कर रहे हैं। जब इसको थोड़ा सा दूर करेंगे तो लेट से कि जो कार्डबोर्ड की नई पोजीशन है वो ये हो जाती है, सच दैट कि हमने इसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस मूव कराया x। तो फिर ये जो सीधा डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये कितना हो जाएगा? √2d+x। अब बच्चों जो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्शन के लिए ऐसे ट्रैवल करेंगी और ऐसे ट्रैवल करेंगी और फिर यहां पर पहुंचेंगी, करेक्ट है? Yes, sir. और जो वेव्स डायरेक्ट आने वाली हैं वो तो डायरेक्ट आ जाएंगी सीधे सीधे। अब अगर मैं इसे भी बराबर दो पार्ट्स में डिवाइड करके एक ट्रायंगुलर फ्रेम यहां पे बना दूं तो सोचने वाली बात है कि ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा d/2 और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक, ये कितना है? √2d+. वेरी गुड, शाबाश, √2d+x। तो सोच कर समझ कर केयरफुली बताइए कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा? अंडर रूट में d/2 square पा रहा हूं तो d/2 का स्क्वायर प्लस 2d square √2d+x का स्क्वायर, करेक्ट है? Yes. और ये साइड पाइथागोरस के हिसाब से क्लियर हुई बात? और एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस यहां पर भी डेवलप होगा, d/2 का स्क्वायर प्लस √2d+x का स्क्वायर, एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस यहां पे डेवलप होगा। अब बेटा सोचो कि इन कंडीशंस में मैंने आपसे यह सवाल किया कि मुझे पाथ डिफरेंस लिखना है, सेकंड सिचुएशन वाला, तो बताइए मैं कैसे लिखूंगा वो पाथ डिफरेंस? 2 times. λ/2 टाइम्स ऑफ, शाबाश शाबाश शाबाश, 2 टाइम्स ऑफ d/2 square. दी होल स्क्वायर प्लस √2d+x square. प्लस x दी होल स्क्वायर Minus d. माइनस डी। सेकंड सिचुएशन, बात समझ आई बच्चों? Yes, sir. लेकिन इस सिचुएशन को अच्छे से समझिए, क्वेश्चन हमें ये डिक्टेट करता है कि इन फेज वाली सिचुएशन हमारी क्या हो गई? Out phase. आउट ऑफ फेज हो गए। मतलब पहले से जो फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस वहां पर मौजूद था उसमें हमने कितना एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस कराना पड़ेगा ताकि इन फेज वाली सिचुएशन आउट ऑफ फेज वाली हो जाए? λ/2। ठीक है, ये बात सबको एकदम क्लियर है कि इन फेज से आउट ऑफ फेज जाने के लिए कितना फर्क करना पड़ता है? Yes, sir. इन फेज से आउट ऑफ फेज जाने के लिए हमें पाथ डिफरेंस में कितना फर्क करना पड़ेगा? λ/2 का। अगर हम इन फेज में हैं, इन फेज से हमको आउट ऑफ फेज जाना है, मैं फिर सवाल कर रहा हूं कितना पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा हमको? λ/2 का। अगर हम आउट ऑफ फेज में हैं और आउट ऑफ फेज में हमको इन फेज जाना है तो बताओ कितना एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस देना पड़ेगा? λ/2. λ/2, क्योंकि ऑर्डर याद रखिए, λ, 2 λ, 3 λ, 4 λ, 5 λ इन फेज है, बीच में आएगा λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, आधा लैम्बडा हर बार अगर मैं चेंज करूंगा तो आउट ऑफ फेज में कन्वर्ट होगा। ठीक? Yes, sir. अब पहले से इस सिचुएशन में पहले से पाथ डिफरेंस कितना था? 2d. 2d, ये तो मैंने कैलकुलेट कर लिया ना। इसमें मैं कितना एक्स्ट्रा करूं ताकि इस सिचुएशन में वो आउट ऑफ फेज चला जाए? λ/2 λ/2। मतलब ये पाथ डिफरेंस, टेक्निकली सोचो, ये पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? शाबाश, वेरी गुड बेटा, 2d + λ/2। ये बात अगर आप समझ गए ना तो क्वेश्चन का बहुत बड़ा हिस्सा आपने समझ लिया।
एग्जिस्टिंग पाथ डिफरेंस 2d था कार्डबोर्ड शिफ्ट करने से पहले, उसको हमको आउट ऑफ फेज कन्वर्ट कराने के लिए हमने पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा किया, पीछे खींचा। तो हम जानते हैं कि इन फेज की सिचुएशन को आउट ऑफ फेज करने के लिए एग्जिस्टिंग पाथ डिफरेंस में हमको λ/2 एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो ये वाला जो नया पाथ डिफरेंस आएगा वो मैग्नीट्यूड में इतना होना चाहिए। क्या ये बात समझ आई आपको? Yes, sir. वेरी गुड। बाकी चीजें जैसी वैसी, 2 टाइम्स ऑफ, बस प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। आप सिर्फ मैथमेटिकल इवैल्यूएशन बाकी बच गया है। √2d + x इसका स्क्वायर, और ये बहुत दूर मैं माइनस में लिखता हूं। अब यहां आकर के हम एक चीज में अटक रहे हैं कि सारी टर्मिनोलॉजीज तो डी में है, ये लैम्बडा को अब कैसे हटाएं? देखो, हमको एक कंडीशन दी गई है कि लैम्बडा किसके बराबर है, D/2. ठीक है? हमें ये कंडीशन दी गई है बाकायदा, एज लैम्बडा इज इक्वल टू d/2, देयरफॉर सोच के बताइए कि λ/2 किसके इक्वल होगा? d/4। तो सिंपल, बहुत आसान। अगर लैम्बडा d/2 के इक्वल है तो λ/2 होना चाहिए d/4 के इक्वल। अब ये चीज उठा करके यहां पुटअप करो और आपका आंसर खत्म हो गया। मतलब कैलकुलेशन बस करना है आपको, बाकी चीजें आपकी हो गई फिर। तो बच्चों ये हो गया 2d प्लस, यहां λ/2 हटेगा और इसकी जगह क्या आएगा? D/4. d/4 इक्वल हो गया ये 2, और ये पूरा ब्रैकेट, इसे मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं d²/4 प्लस, इसको फिलहाल जैसा है वैसे रखता हूं, √2d + x, और ये स्क्वायर और ये -d। इसे सॉल्व करिए, इसे सॉल्व करिए, कितना होगा? 8d + d/4 यानी कि कितना? 9d + 9d/4 प्लस d। कहां से लाया मैं ये? ठीक है, ये वाला डी Yes. उधर ले सकता हूं ना। 2, ये पूरा स्क्वायर रूट जैसा है वैसे मेंटेन करें, d²/4 प्लस √2 टाइम्स ऑफ d, सॉरी फॉर दैट, √2 टाइम्स ऑफ d प्लस x। और ध्यान से देखें, इस पूरी चीज के पूरे ब्रैकेट का आपको यहां पर स्क्वायर करना है। अच्छा, इसको सॉल्व करें, कितना होगा ये? 13D/4. 13d/4, और ये 2 भी नीचे ले आए तो कितना हो गया? 13D/8. 13d/8, वेरी गुड। दूसरी तरफ d²/4 प्लस √2d प्लस x, और ये ब्रैकेट जैसे का वैसा। अब यहां पर आपको इक्वालिटी साइन के इधर और उधर बस दो दो टर्म मिल रहे हैं, तो सिंपली आप इसका स्क्वायर करिए। आप जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा? 169d का स्क्वायर, 8 की जगह आ जाएगा 64, इक्वल, यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा, d²/4 प्लस √2d प्लस x, याद रहे यहां पर ब्रैकेट का स्क्वायर है। Square. ये वाला टर्म दूसरी तरफ ले लेते हैं, ठीक है? तो मैं इसे थोड़ा इस तरीके से रीअरेंज करता हूं, ध्यान से देखिए। √2d प्लस x ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 169d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 माइनस d²/4। थोड़ा मैंने रीअरेंज किया, इस टर्म को इधर लिया और इस टर्म को उधर उधर करके अरेंज किया मैंने। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ये सुनो, √2d प्लस x ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू, छोटी छोटी बातें समझाना पड़ रहा है मुझे, यहाँ कॉमन एलसीएम ले लें, 64 4. 169. 169d का स्क्वायर माइनस 16 16. Yes. d स्क्वायर। सब्सट्रैक्ट करें इसे, सब्सट्रैक्ट करें, कितना होगा? 169 में 16 चला गया, 153. 53. 153, ओके 153, अच्छा 153d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64, इस पूरी चीज का स्क्वायर रूट करिए, पूरी चीज का स्क्वायर रूट करिए।
जब इस पूरी चीज का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा √2d प्लस एक्स। यहाँ 153 के लिए क्या मिल सकता है? 12.5 12.5 d डिवाइडेड बाय 8 8। ठीक है, करेक्ट है। √2d प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसका डिवीजन बताइए, चलिए फौरन। 12.5 डिवाइडेड बाय 8, 1.6 it can be taken about 1.6d. Therefore x is equal to 1.6d minus √2d. Therefore x is equal to 1.6d minus √2 का वैल्यू होता है 1.414d। करेक्ट है ना? x is equal to, डिफरेंस करिए, काम खत्म। किसी ने कुछ मैसेज किया, लेट मी रीड दैट मैसेज। अच्छा, ये 12.36 बता रहा है, 12.5 की बजाय ना, एग्जैक्ट जो उसका कैलकुलेशन आ रहा है यहाँ पे, ये 12.36 आ रहा है। तो हम एग्जैक्ट के साथ जाते हैं, तो यहाँ भी फर्क आएगा 1.6 की बजाय। ये कितना होगा देखो, 12.36 डिवाइडेड बाय 8। यस, 1.54. 1.54, okay, so this will be 1.54, this will be again 1.54। अब डिफरेंस ले लें, काम खत्म। बताइए कितना आता है? यस, 0.126 1.26. 0.126 डी। तो इतना डिस्टेंस हमको मूव करना पड़ेगा कार्डबोर्ड को पीछे की तरफ, इनफैक्ट अवे फ्रॉम द सोर्स, सच दैट के उसकी जो कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस वाली, वो डिस्ट्रक्टिव कंडीशन में कन्वर्ट हो जाए, या कैसे कह लीजिए कि इन फेज वाली जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ फेज में कन्वर्ट हो जाए। अब प्रॉब्लम लेंदी है बट काफी इंटरेस्टिंग है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, सभी तरीके की बुक्स में आपको ये देखने को मिलेगा, सभी तरीके की कोचिंग क्लासेस में इस तरीके का प्रॉब्लम पढ़ाया जाता है। ठीक है, खास करके जो नीट या जेईई के लिए जो खास करके प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन देखें। Yes. ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन 4, मैं प्रोबेबली सीक्वेंशियली चलता हूं। टोटल मैंने 14 क्वेश्चन दिए हैं और हर क्वेश्चन मीनिंगफुल है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ खास, कुछ ना कुछ यूनिक आपको सीखने को मिलेगा ना। यहां बताया जा रहा है कि देयर आर 2 स्टेरियो स्पीकर्स, स्टेरियो सिंगल साउंड हम कह सकते हैं। तो स्टेरियो स्पीकर्स हैं 2, ये और ये, और इनका जो सेपरेशन है ये 2.40 मीटर का सेपरेशन है इनका, 2.4 ऐसे मान सकते हो आप। और एक साउंड सोर्स के सामने ईयर है, आप कह लीजिए डिटेक्टर है, यहाँ पे लिसनर है, कह लीजिए कुछ भी, 3.20 मीटर पे है वो। फाइंड द फ्रीक्वेंसीज इन द ऑडियोबल रेंज। ऑडियोबल रेंज हम जानते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, या कह लीजिए 20 किलो हर्ट्ज, 11 में सीखा था हमने। फॉर विच द लिसनर विल हियर मिनिमम साउंड इंटेंसिटी। तो अब यहां मिनिमम साउंड इंटेंसिटी का पहले तो मतलब हमें समझ लेना चाहिए कि जो साउंड इस स्पीकर से निकल के डायरेक्ट यहां कान पे जाएगा वो, और जो साउंड इस स्पीकर से निकल के ऐसे जो कान पे जाएगा वो, इन दोनों में किस तरीके का सुपरपोजिशन होने वाला है। अगर हम चाहते हैं कि मिनिमम इंटेंसिटी आए, किस तरीके का सुपरपोजिशन? डिस्ट्रक्टिव। शाबाश। मैं वाकई अगर डिस्ट्रक्टिव कंडीशन ऑफ सुपरपोजिशन समझना चाहता हूं तो मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा पाथ का डिफरेंस। समझिए बच्चा, बात को समझिए, मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा पाथ का डिफरेंस। अब यहां से यहां जो डायरेक्ट पाथ ट्रेवल हुआ वो कितना ट्रेवल हुआ? 3.20
अब सोचो ये वाला जो पाथ ट्रैवल करके वेव वहां पहुंचेगी वो कितना है? √3.2। शाबाश, वेरी गुड बेटा। तो इसका आंसर है 2.4 का स्क्वायर प्लस 3.2। 3.2 का स्क्वायर। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन जल्दी से करके मुझे आप बताइए, स्क्वायर रूट देख करके बताइए कि टोटल वैल्यू क्या आती है। ठीक, थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो भी पॉज कर देता हूं ताकि आप कैलकुलेशन कर लें। ओके, तो आफ्टर कैलकुलेशन हमें इसका आंसर मिलता है 4 मीटर। तो पता चलता है कि एक जो सोर्स है उससे जो साउंड डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो 3.2 कर रहा है, और दूसरा जो सोर्स है उससे जो साउंड ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस वो 4 मीटर का कर रहा है। तो देयर हैज टू बी अ पाथ डिफरेंस। सीधे सीधे दिख रहा है पाथ डिफरेंस है। टेल मी हाउ कैन आई एस्टिमेट दैट पाथ डिफरेंस? 4 minus वेरी गुड, 3.2. 4 माइनस 3.2। तो हमें यहां पर पाथ डिफरेंस का एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है और वो है 0.8 मीटर। करेक्ट है? Yes. अब बच्चों आप सोचो कि हम चाहते हैं कि वहां पर किस तरीके की सुपरपोजिशन हो। डिस्ट्रक्टिव। मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड जनरेट होने के लिए वहां पर डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ सुपरपोजिशन होना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ सुपरपोजिशन के लिए पाथ डिफरेंस एक्सपेक्टेड होता है 2 टाइम्स ऑफ n-1 लैम्डा बाई 2। करेक्ट है? यस। And in numeric value that should be equal to 0.8. Let me put a line here. Or minimum intensity of sound. ठीक है? याद रहे ये जो n यहां पर है ना, ये एक इंटीजर वैल्यू को यूज करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। जीरो नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस के साथ इक्वेशन लिखी है। मिनिमम वैल्यू हमारी लैम्डा बाई 2 होती है। लैम्डा बाई 2 की मिनिमम वैल्यू के लिए n का वैल्यू 1 होना चाहिए। ठीक है? अब बच्चों एक बात रिकॉल करो कि किसी भी वेव के लिए, ठीक है, फॉर अ गिवन वेव, किसी भी टाइप की वेव हो, दुनिया की किसी भी टाइप की वेव, उसके लिए हम लोग लिखते हैं v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब हम लोग पढ़ते हैं v इज इक्वल टू n लैम्डा। मैं जानबूझ के यहाँ पे n इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि तुम ये वाले n और ये वाले n में कंफ्यूज करोगे। यहां जो n आता है वो क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी होता है, इसलिए मैं उसको f लिख रहा हूं ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन यहाँ पे ना हो। ये n जो है ना वो बस इंटीजर काउंट है, ये f जो है ना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, याद रखिए। तो गिवन सिचुएशन में अगर हम लैम्डा का रिप्लेसमेंट तैयार करना चाहते हैं तो बच्चों वो हो जाएगा v बाई एफ। करेक्ट है? इस हिसाब से सोचो तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? 2n-1 v/2f। वेरी गुड, शाबाश। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2n-1 लैम्डा हटेगा v डिवाइडेड बाय 2f इज इक्वल टू 0.8। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं और रीअरेंज करता हूं तो मेरा आंसर आता है 2n-1 v डिवाइडेड बाय 1.6, क्योंकि ये 2.8 से मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है? Yes. अब हमें क्या करना है कि हमें रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को निकालना है। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जितनी भी पॉसिबल हो सकती है वो सारी ढूंढना है। तो हर एक पॉसिबल फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका क्या है? यहां n का वैल्यू रखना शुरू करो। ठीक है? जबकि हमें स्पीड ऑफ साउंड v 320 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो केस 1 के साथ अगर मैं शुरू करता हूं, इफ आई यूज द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, तो बताइए f का कैलकुलेशन क्या होगा मेरा? 2 माइनस 1 320 डिवाइडेड बाय 1.6, क्या आंसर आएगा? 200। 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, 320 डिवाइड बाय 1.6 करूंगा मैं, आंसर आ जाएगा 200। करेक्ट है? यस। तो 200 हर्ट्ज वो पहली फ्रीक्वेंसी होगी जिसके लिए यहां लिसनर के कान पे, लिसनर की ईयर पर
हमें मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, या हो सकता है कि हमें साउंड सुनाई ही ना दे अगर इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो। है कि नहीं मजेदार? लेकिन हमसे फिर एक बार ये यहां याद रखना है, हमसे इसने रेंज पूछ लिया है, पूरी रेंज। तो हो सकता है कि n का वैल्यू हम 2 इस्तेमाल करें। अगर मैंने n का वैल्यू 2 इस्तेमाल किया तो ये 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 माइनस 1। v का वैल्यू 320 डिवाइडेड बाय 1.6। अब हम ये तो जान रहे हैं कि 320 डिवाइड बाय 1.6 जो है ये हो जाएगा 200। 200 इंटू यहाँ 4 माइनस 1 3, यानी कि मेरा एक्सपेक्टेड आंसर यहाँ पे क्या आ सकता है? 600 600 हर्ट्ज। और इसी तरीके से अगर मैंने n का वैल्यू 3 इस्तेमाल किया, सो दिस विल टेक अ वैल्यू ऑफ 6 माइनस 1। 800 6 minus 1, 320 divided by 1.6. So I will be getting here as 1000 hertz. So on, अगर मैं ऐसा करते जाऊं और एक एग्जांपल के तौर पे मैं लिखूं, यहां पे मैंने n का वैल्यू 10 इस्तेमाल किया, तो f क्या आएगा? 20 माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला लगाना है बच्चों, याद रखो 2n माइनस 1। v का वैल्यू 3800 तो आंसर आएगा 1.6, आंसर आएगा 200 इंटू 19। तो ये आंसर हो जाएगा 3800 हर्ट्ज। तो हम ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट ढूंढ सकते हैं जब तक के फ्रीक्वेंसी किसके अंडर तक, कहां तक ना पहुंचे? 20 किलोहर्ट्ज। अब इतना कैलकुलेशन कहां करते बैठे, क्योंकि इसने रेंज बोला ना, तो रेंज ऐसा आता जाएगा। 200 पे भी पॉसिबल है, 600 पे भी पॉसिबल है, 1000 पे भी पॉसिबल है। ऐसा करते करते अगर मैं n10 पे पहुंच जाता हूं तो 3800 तक भी पॉसिबल है। n15 तक अगर मैं पहुंच जाता हूं तो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू भी वहां पे निकलेगी। तो ये जो भी सीरीज बनेगी पूरी, इस पूरी सीरीज पर जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही है, उन फ्रीक्वेंसीज के लिए यहां पर लिसनर मिनिमम साउंड ऑफ इंटेंसिटी को फील करेगा। क्वेश्चन आ गया समझ में आपके? Yes. हम पक्का? Yes, sir. ओके, चलिए, शायद ये क्वेश्चन मैंने एचसी वर्मा से लिया था। एचसी वर्मा में इस तरीके का क्वेश्चन है, कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, एचसी वर्मा। आई डोंट नो डेटा कैसा है, सेम है, अलग है, बट बहुत पहले मैंने इसको अपनी नोट्स में इंक्लूड कराया था। ओके है? Yes, sir. अब आइए इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चन को एक्सप्लोर करते हैं। ध्यान से पढ़ना है आपने। देखिए, दो अपने चैप्टर साइमल्टेनियस चल रहे हैं, उधर सर्कुलर मोशन भी वर्किंग में है और इधर सुपरपोजिशन भी। तो टाइम प्रॉपरली मैनेज करें। और मैं बहुत ज्यादा नहीं लूंगा, हर रोज थोड़ा थोड़ा कंटेंट मैं आपको कवर करवाऊंगा। एक ही लेक्चर में बहुत ज्यादा कंटेंट देने से आपकी पढ़ाई उतनी मजबूती से नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पूछ रहा है कि दो ऑडियो स्पीकर्स हैं, बिल्कुल वैसे पहले जैसे बताए गए, आर केप्ट एट अ डिस्टेंस अपार्ट। अब पता नहीं कितने डिस्टेंस पे रखे हैं, एंड दे आर ड्रिवन बाय द सेम एम्पलीफायर सिस्टम। मतलब एक जैसी एम्पलीफायर सिस्टम से उन दोनों स्पीकर को चलाया जा रहा है, मतलब दोनों में आइडेंटिकल साउंड भेजा जा रहा है। अ पर्सन इज सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम वन ऑफ द स्पीकर। तो ये जो सिचुएशन यहां हमें दी गई ना, ये एग्जैक्टली वैसी ही है, ठीक है। लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि दोनों स्पीकर्स के बीच का डिस्टेंस हमें नहीं गिवन है। मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम को अगर इस मोड में आपके सामने रखूं तो शायद आपको समझ में आ जाए। ये कुछ ऐसे, अब ये वाला डिस्टेंस जो है हमें पता नहीं है, लेकिन यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है एज गिवन इन द क्वेश्चन, ये 6 मीटर है। अब इस डिस्टेंस को चलो थोड़ी देर के लिए नाम दे देते हैं, एक अननोन डिस्टेंस डी। डी बोल सकते हो, एक्स बोल सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू से। फ्रॉम वन स्पीकर एंड 6.4 मीटर फ्रॉम द अनदर स्पीकर। अब दूसरे स्पीकर से उसका डिस्टेंस मैं गिनता हूं तो 6.4 है, ठीक है। पर्सन इज सिटिंग एट अ प्लेस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम वन ऑफ द स्पीकर एंड 6.4 मीटर फ्रॉम द अनदर स्पीकर। ओके, तो हम डी का एस्टिमेशन कर सकते हैं वैसे देखा जाए तो ये जो डिस्टेंस हमें बताया गया है यहां से लेकर के यहां तक का, ये कितना है? 6.4
ठीक है, क्वेश्चन को मैं आगे पढ़ने से पहले सीधे सीधे अगर आपसे ये सवाल करूं कि इस जगह पर पाथ डिफरेंस कितना है, 0.4 0.4 वेरी minus गुड, तो हमें पाथ डिफरेंस सीधा सीधा मिल जाता है 0.4 मीटर। ओके, अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। इफ द साउंड सिग्नल इज कंटिन्यूअसली वेरिड फ्रॉम 500 हर्ट्ज टू 5000 हर्ट्ज, तो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी का हम इस्तेमाल करते हैं 500 हर्ट्ज से लेके 5000 हर्ट्ज तक, फॉर विच देयर इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट अ प्लेस ऑफ द लिसनर, तो इनमें से कौन सी फ्रीक्वेंसीज के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा? बहुत आसान है, आधे से ज्यादा काम तो हो गया बेटा हमारा। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम कितना एक्सपेक्ट करेंगे पाथ डिफरेंस? 2n minus 1 lambda. यस, यही हमारा एक्सपेक्टेशन होगा। ये पीडी का मतलब पाथ डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम यहां पाथ डिफरेंस मेंटेन करते हैं 2n minus 1 लैम्बडा बाय 2, न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू 0.4। किसी भी गिवन वेव के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा, तो जरूरत पड़ने पर लैम्बडा हटा के लिखा जाएगा यस F by V. v V by बाई एफ। तो गिवन इक्वेशन हम रीराइट करते हैं 2n minus 1 V by 2F. v divided by 2f is equal to 0.4, such that if you claim an equation for f, it will be 2n minus 1 V 2n minus 1 v upon divided by 0.2. 0.8. That's it. अब फ्रीक्वेंसीज की एक रेंज हमको पूरी ढूंढनी है, तो हम सोच सकते हैं कि अगर n1 हुआ तो क्या होगा, n2 हुआ तो क्या होगा, n3 हुआ तो क्या होगा। चलिए काम करते हैं। लेट्स से कि अगर n1 हो गया तो f इज इक्वल टू 2 400. minus 1 320 डिवाइडेड बाय 0.8, एक्सपेक्टेड आंसर हो गया 400 हर्ट्ज। अगर n2 हुआ 4 minus 1 1200. 320 0.8 कितना होगा 400 into 3 1200. यानी कि 1200 हर्ट्ज। अगर n3 हुआ तो क्या होगा 6 minus 1 2000. 320 0.8, एक्सपेक्टेड आंसर आएगा 2000 हर्ट्ज। आ रही ना बात समझ में? इसी ऑर्डर को अगर मैं कंटिन्यू करता हूं और आपसे ये कहता हूं कि अगर n4 हो गया या n5 हुआ तो टेल मी व्हाट आर द नंबर्स। 4 हुआ तो 8 minus 1 320 2800. 8, तो ये तो हो रहा है 400 into 7 यानी कि ये हो गया 2800 हर्ट्ज। n5 हो गया 10 minus 1 320 0.8 400 into 9 3600. 3600। चलिए थोड़ा सीक्वेंस और आगे बढ़ाते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि n हो जाता है 6 और आगे चल के हम ये भी कहते हैं कि n हो जाता है 7, तो फिर बताइए अगर n 6 हो गया तो आंसर क्या हुआ 4400. 12 minus 1 320 डिवाइडेड बाय 0.8, आंसर हो गया 40 नहीं 11 है ना, 4400 हर्ट्ज। और n अगर मैं 7 कर लेता हूं तो ये हो जाता है 14 minus 1 320 डिवाइडेड बाय 0.8, एक्सपेक्टेड आंसर होगा 400 into 13 5200. 5200। अब बच्चों मैंने सारी वैल्यूज यहां निकाल ली, लेकिन आप एक बात नोटिस करो कि जो फ्रीक्वेंसी की रेंज हमें बताई गई है वो 500 से 5000 ही है सर। मतलब मिनिमम मिलने की कंडीशन इस जगह पर हम नहीं वैलिड करेंगे, क्योंकि हमारी शुरुआत तो 500 से हो रही है और यहां ये 400 है। इस फ्रीक्वेंसी के लिए हम इसको वैलिड नहीं ठहराएंगे। क्या 1200 पॉसिबल है? Yes. Yes. 2000, Yes.
2800, Yes. Yes. 3600, Yes. Yes. 400, Yes. 5200, नहीं. Yeah. नहीं। तो गिवन रेंज में से 500 हर्ट्ज से लेकर के 5000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच में 1200, 2000, 2800, 3600 और 4400 की सिचुएशन पर, इन फ्रीक्वेंसीज पर इस तरीके के अरेंजमेंट के लिए हमें मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब वही सुपरपोजिशन, नाम अलग अलग आते हैं, ठीक है। हालांकि इंटरफेरेंस ये ज्यादा सुटेबल वर्ड है लाइट के लिए, हम वहां डिटेल में पढ़ेंगे लाइट के लिए भी इसे। तो मैं समझता हूं प्रॉब्लम अच्छे से आ गया समझ में आपको। Yes, sir. ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आगे चलते हैं। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। और हमें ये लाइट के चैप्टर में बहुत हेल्प करेगा। ये सारी चीजें बच्चों हम दोबारा पढ़ेंगे लाइट के लिए, और ज्यादा अलग अंदाज से और ज्यादा डिफरेंट अप्रोच में, ठीक है। तो सुपरपोजिशन को हल्के में नहीं लेना, पूरे 2 बड़े चैप्टर में ये इन्वॉल्व होता है, वेव्स इन जनरल और लाइट इन पर्टिकुलर बोला जाए। आइए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। S1 and S2 are the two coherent sources। कोहेरेंट का मतलब ऐसा होता है बेटा कि कोहेरेंट ऐसे सोर्सेस जिनका फेज डिफरेंस या तो कांस्टेंट है या 0 है ही नहीं फेज डिफरेंस, जिनमें से जब सोर्स में से जब वेव्स निकलेंगी तो उस वक्त या तो इन वेव्स में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा और अगर है तो कांस्टेंट होगा। तो ऐसे सोर्स को कोहेरेंट बोलते हैं। फिलहाल इसकी डिटेलिंग में नहीं जाते हैं, कोहेरेंट इस वर्ड पर हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे इन केस ऑफ चैप्टर ऑफ लाइट। तो ये साउंड के 2 सोर्सेस हैं, इनिशियली उनका कोई फेज डिफरेंस नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकंड है। नो मिनिमा। बेटा मिनिमा का क्या मतलब होता है? मिनिमा और मैक्सिमा। मिनिमा लॉजिकली सोचो, किस तरीके का सुपरपोजिशन करना मिनिमा का मतलब? Destructive. Destructive. मिनिमा कह लो, डार्क कह लो, कैंसिलेशन कह लो इंटेंसिटी कह लो, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव नाम प्रॉपरली बोल दो, ये सब बातें एक ही चीजें हैं। λ/2, 3λ/2, 5λ/2, 7λ/2, 2n-1 λ/2। तो ये कह रहा है कि मिनिमा नहीं बनना चाहिए। कौन सी लाइन पे मिनिमा नहीं बनना चाहिए? ये वाली लाइन पे, इस लाइन पे मिनिमा बनना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, मिनिमा, सबसे पहला मिनिमा बनता कब है? λ/2. λ/2. λ/2 का पाथ डिफरेंस होगा तभी मिनिमा बनेगा। अब मैं बच्चों आपके सामने 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रख रहा हूं अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों पर अपने अंडरस्टैंडिंग को फोकस करो। देखो, अगर मैंने 2 लाइट के सोर्सेस ऐसे रखे, यूं सीधे, लाइट सोर्सेस, वेव के सोर्सेस, साउंड के सोर्सेस, कुछ भी ऐसे सीधे रखे, ठीक है। और बच्चों मैंने इनके सामने एक स्क्रीन रख दी, बिल्कुल सीधी सादी स्क्रीन, कार्डबोर्ड। तो जो वेव्स ऐसे ट्रैवल करके यहां जाएगी और ऐसे ट्रैवल करके यहां जाएगी, याद रखना ये 0 पाथ डिफरेंस क्रिएट करेगी, बराबर है। इनका पाथ डिफरेंस 0 होगा। अगर ये 2 कोहेरेंट सोर्सेस हैं, इनिशियल में भी कोई इनमें फेज या पाथ का डिफरेंस नहीं है, तो जो पाथ इसने ट्रैवल करा वही पाथ इसने भी ट्रैवल करा ना, मैंने ऐसे सीधा बराबर बीच में रखा ना, Yes. ठीक है। लेकिन अगर मैं ये इमेजिन करता हूं बेटा कि ये स्क्रीन जो है ना, ये जो स्क्रीन है या कार्डबोर्ड है या जो भी तुमने ब्लॉक करने के लिए यहां पे लगाया ना, ये जो है ऐसे ऊपर प्लस इंफिनिटी तक जाता है और ऐसे नीचे माइनस इंफिनिटी तक जाता है। जस्ट इमेजिन करो सिचुएशन। आगे बात करने से पहले मैं अपनी इस बात को जरा कंफर्म करना चाहता हूं, क्या आप ये बात समझे कि यहां पर पाथ डिफरेंस 0 होगा?
पाथ कितना चले, पाथ, और ये बराबर सेंटर का पॉइंट ले लिया मैंने। तो अगर मैं ये कहता हूं कि इसका जो गैप है ये डी है, तो मैंने बराबर इसका सेंटर का पॉइंट लिया है। तो ये जितना पाथ कवर करके यहां आएगा ये भी उतना ही पाथ कवर करके आएगा यहां पे। तो यहां पर दोनों के पाथ का डिफरेंस अगर मैं निकालता हूं तो कितना निकलेगा, 0। ये बात सबको समझ आई? आंसर करें क्विकली। नहीं समझ आया तो नहीं समझ आया बोलो, मैं एक्सप्लेन करता हूं और दूसरे तरीके से फिर। समझा। थैंक गॉड। तो यहां 0 पार्ट डिफरेंस है। हाँ, अब मैं इस बात पे था कि अगर ये स्क्रीन ऐसे ऊपर इंफिनिटी तक जाती है, इंफिनिटी मतलब बहुत दूर, प्रैक्टिकल इंफिनिटी की बात नहीं, बहुत लंबी चौड़ी स्क्रीन है, लंबी चौड़ी एकदम, और यहां पर ये ऐसी नीचे जा रही है, लंबी चौड़ी स्क्रीन है एकदम नीचे तक, तो ज्यादा से ज्यादा जो पाथ डिफरेंस इन दो सोर्सेस में एट इंफिनिटी डेवलप होगा ना, वो एट इंफिनिटी जो ज्यादा से ज्यादा पाथ डिफरेंस डेवलप होगा, मैक्सिमम पाथ डिफरेंस जो इनके बीच में डेवलप होगा ना, वो डी होगा। कैसे, जरा सोचो कैसे, सोचो जरा। इंफिनिटी पर अपने आप को इमेजिन करो और सोचो कि ये सोर्स S1 से और ये सोर्स S2 से वेव्स निकल रही हैं। तो S1 से निकलने वाली इंफिनिटी पे गई, जस्ट इमेजिन करो, और ये S2 से निकलने वाली वेव भी इंफिनिटी पे गई। ये इंफिनिटी पे जा रही है मतलब ऐसे बहुत दूर जा रही है ना, ऐसे ऐसे। तो जब वो इंफिनिटी पे पहुंचेंगी तो S1 से निकलने वाली वेव के कंपैरेटिवली S2 वाली वेव ने कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करा होगा? D। बात समझे नहीं समझे? समझे। तो ज्यादा से ज्यादा पाथ डिफरेंस इस तरीके के अरेंजमेंट में जो डेवलप होगा वो कहां और कितना डेवलप होगा? इंफिनिटी पे, और कितना? D। यानी कि सेपरेशन ऑफ सोर्स जितना है उतना। बेटा अब ये बात बताओ कि अगर इसी तरीके से मैं माइनस इंफिनिटी पे जाता हूं तो पाथ डिफरेंस कितना और कैसा डेवलप होगा? मिनिमम होगा। मिनिमम होगा मतलब तुम पहले की बात समझे नहीं, यहां पर भी मैक्सिमम पाथ डिफरेंस होगा और वो भी डी होगा। कैसे? अब इमेजिन करो, अपने दिमाग में ख्याल लाओ कि S1 से निकलने वाली वेव्स इंफिनिटी तक जा रही हैं, ऐसे नीचे 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 इंफिनिटी तक, और S2 से निकलने वाली वेव्स भी ऐसे नीचे 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 ऐसा इंफिनिटी तक। अब नीचे इंफिनिटी तक वो पहुंची स्क्रीन तक, तो सोचो कि S1 से जो वेव इंफिनिटी तक पहुंची और S2 से जो वेव इंफिनिटी तक पहुंची, उन दोनों में कितना डिफरेंस होगा, लेंथ का, पाथ का कितना डिफरेंस होगा? D। कौन सी वेव ज्यादा चलेंगी, S1 वाली कि S2 वाली? S1। S2 वाली ज्यादा चलेगी। क्या करते हो बात, ये निगेटिव इंफिनिटी, S2 वाली यहां से ऐसे निगेटिव इंफिनिटी और S1 वाली यहां से नीचे निगेटिव इंफिनिटी, तो कौन ज्यादा चली? S1। S1 वाली। और ऊपर जाते वक्त कौन ज्यादा चली? S2। वाली। अगर मैंने सोर्सेस को ऐसे अरेंज किया तो मुझे मैक्सिमम जो पाथ डिफरेंस मिलेगा वो इंफिनिटी और इंफिनिटी पर मिलेगा, और वो मिलेगा डी के बराबर। अब आपके मन में सवाल आएगा, ठीक है इंफिनिटी पे जा रहे हैं, इधर नीचे इंफिनिटी पे जा रहे हैं, बीच में क्या, बीच में कितना? बात को ध्यान से सुनना, मैं ये अगले चैप्टर्स के हेल्प, वहां पर भी हेल्प हो इस हिसाब से ये चीजें आपके सामने रख रहा हूं। बेटा ये S1, ये S2, लेट्स से कि इन दोनों के बीच का जो गैप है सीधा वो D है, और ये स्क्रीन यहां कहीं अपनी लगी हुई है। अब हम बात सेंटर की नहीं कर रहे हैं, अब हम बात किसी पर्टिकुलर पॉइंट P की कर रहे हैं जो ना तो इंफिनिटी पर है और ना तो सेंटर पर है। तो हो सकता है कि S1 से पहुंचने वाली वेव ऐसे पहुंचे और S2 से पहुंचने वाली वेव ऐसे पहुंचे, बराबर। जो वेव S1 से पहुंच रही है वो ऐसे, और जो वेव S2 से पहुंच रही है मान लेते हैं वो ऐसे पहुंचती है, ठीक है। देखकर भी बात समझ में आती है कि इन दोनों के बीच में पाथ का डिफरेंस है। किसका पाथ ज्यादा है?
S2, S2, S2 का। अब मुझे ये निकालना है कि एक्स्ट्रा पाथ कितना चला, तो मैं एक छोटा सा काम करता हूं, S1 सोर्स से S2 के पाथ पे एक परपेंडिकुलर निकालता हूं। परपेंडिकुलर निकाला मैंने, ध्यान से समझना, यहाँ पे आगे पीछे नहीं खींचा, बिल्कुल सीधा खींचा, परपेंडिकुलर। अब सोचो S1 से लेके P तक का डिस्टेंस, और ये जो परपेंडिकुलर आया, मान लो इस परपेंडिकुलर को मैं नाम दे दूं M, तो M से लेके P तक का डिस्टेंस और S1 से लेके P तक का डिस्टेंस कैसा है? बोलो, जोर से बोलो, कैसा है? S1 से P तक का डिस्टेंस और M से P तक का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? same. सेम होना चाहिए। अरे भाई, परपेंडिकुलर निकाला ना सीधा। yes sir, जैसे तुमको समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं, एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है, तो ये एक्स्ट्रा चला ना। अब मुझे एक्स्ट्रा कितना चला ये निकालना है, तो इस पॉइंट से मैं सीधा परपेंडिकुलर यहां निकाल दूंगा ना ऐसे, तो यहां से यहां तक का ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस हो गया ना। Yes, sir. तो वही काम मैं यहां पे भी कर रहा हूं बेटा। तो मैं फिर तुमसे पूछता हूं कि S1 से लेके P और M से लेके P ये डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? Same. सेम होना चाहिए। तो अगर ये डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब एक्स्ट्रा पाथ यही है, यही चीज पाथ डिफरेंस कहलाएगी, है ना। ये जो चीज है यहाँ पे, ये जो लाइन है यहाँ पे, ये लाइन क्या कहलाएगी? पाथ डिफरेंस। अब इसे थोड़ा ज्योमेट्रिकल अगर मैं फ्लेवर दे दूं और यहां बोल दूं कि ये एंगल थीटा है, और प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं साइन थीटा लिख दूं, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा? एक्स्ट्रा पाथ डिवाइडेड बाय डी। तो सीधा सीधा समझ में आया, पीडी इज इक्वल टू डी टाइम्स ऑफ साइन थीटा। क्या कहते हो, बात अच्छे से आ गई समझ में? Yes, sir. अब इस डायग्राम की सिचुएशन को दिमाग में रखिए। इस डायग्राम में हमें ज्यादा से ज्यादा जो पाथ डिफरेंस मिल सकता है वो ये मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। बात समझ में आई? ज्यादा से ज्यादा पाथ डिफरेंस इस सिचुएशन में जो हमको मिलेगा वो डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस होगा, और वो भी हमको कहां मिलेगा? इन्फिनिटी। अब बच्चों मैं एक काम करता हूं, ये दोनों सोर्सेस है ना, इनको ऐसे लगाता हूं, ये सोर्स S1, ये सोर्स S2, और अब इन दोनों के बीच का वही गैप दोबारा लिखता हूं मैं, डी ऐसे, और स्क्रीन ऐसे सामने रखता हूं, स्क्रीन कार्डबोर्ड जो बोलना है बोल दो, ऐसे। अब बिल्कुल फर्क आएगा सिनेरियो में। अब जो वेव्स बिल्कुल सीधा यहां पहुंचेगी, इस जगह पर बिल्कुल सीधा यहां, तो सोचो S1 से निकलने वाली वेव यहां तक पहुंची और S2 से निकलने वाली वेव यहां तक पहुंची, किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा? S1. S1 ने। तो इस जगह पर पाथ डिफरेंस आएगा, कितना आएगा? D. डी आएगा, शाबाश, डी आएगा, क्योंकि S2 सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है और S1 इतना प्लस डी, ये इतना कवर कर रहा है। तो इस जगह पर बच्चों याद रखो, पाथ डिफरेंस होगा मैक्सिमम, और वो किसके इक्वल होगा? D. अब अगर हम ये कहते हैं कि ये स्क्रीन प्लस इंफिनिटी ऊपर जाती है और माइनस इंफिनिटी ऊपर जाती है, नीचे जाती है, जस्ट इमेजिन करो, यहां से निकलने वाली वेव इधर गई, फिर और ऊपर, 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 आसमान में इंफिनिटी। तो जब वो इंफिनिटी से इंफिनिटी तक पहुंचेंगी, तो क्या ये और ये सोर्स से निकलने वाली वेव्स ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगी? Yes. देखो, इधर पहुंच रही है ऐसे, इधर पहुंच रही है ऐसे, इधर पहुंच रही है ऐसे, ऊपर उठती जा रही है, इधर पहुंच रही है ऐसे, और उठती ऊपर जा रही है इधर ऐसे, और ऊपर उठती जा रही है इधर। आप सोचो ये आसमान पर है, ये आसमान में और ये पाताल में है। इमेजिन करो ये आसमान में है, तो ये आसमान जाने के लिए ऐसे सीधा ही जाना पड़ेगा इसको। तो इसका मतलब ये दोनों सोर्सेस से जो वेव्स निकलेंगी ये ऑलमोस्ट कैसी हो जाएंगी? Parallel. पैरेलल। अब दोनों पैरेलल हो गई, तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ? दोनों पैरेलल हो गई, तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ? रेल की दोनों पटरियां पैरेलल चल रही हैं, दोनों में पाथ डिफरेंस कितना होता है?
एक पटरी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है और एक कम करती है ना, ट्रेन ऐसा टेढ़ा चलती शायद। दोनों पैरेलल हो गई, फिर सवाल कर रहा हूं, दोनों पैरेलल हो गई तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ? 0। 0। बहुत लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है। इससे एक धागा निकला, इमेजिन करो, जो आसमान को टच कर रहा है, और इससे भी एक धागा निकला जो आसमान को टच कर रहा है। दोनों धागे पैरेलल हैं, दोनों धागों की लेंथ सेम होनी चाहिए भाई। Yes. तो इसका मतलब इस अरेंजमेंट में इंफिनिटी पर पहुंचते पहुंचते पाथ डिफरेंस 0 मिनिमम या इनफैक्ट 0 हो जाएगा, और माइनस इंफिनिटी पर भी पहुंचते पहुंचते पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। कितना फर्क है देखो, अगर मैं सोर्सेस ऐसे रखता हूं तो 0 पाथ डिफरेंस मिडिल में मिलता है, और इंफिनिटीज पर मुझे मैक्सिमम पाथ डिफरेंस मिलता है। और अगर मैं सोर्सेस को ऐसे रखता हूं तो मुझे मैक्सिमम पाथ डिफरेंस मिडिल पर मिलता है, और इंफिनिटीज में मुझे 0 पाथ डिफरेंस मिलता है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? Yes, sir. अब फिर हमारे मन में सवाल आएगा, इन बिटवीन अगर है तो फिर कैसा निकालने का? इन बिटवीन है, ना हम इंफिनिटी पर है ना हम मिडल में है, तो इन बिटवीन का पाथ डिफरेंस हम कैसा निकालेंगे? बहुत आसानी से सोचें। Yes, same, sir. हाँ एग्जैक्टली वैसे ही हो सकता है कि एक वेव ऐसे चल के यहां किसी पॉइंट पी पर पहुंचे, और दूसरी वेव ऐसे चल के यहां, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा ऐसे चल के यहां पॉइंट पी पर पहुंचे। ठीक है, अब जाहिर बात है किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया? S1 S1 ने। कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यहां सीधे ऐसे, समझ में? अब एक्स्ट्रा डिस्टेंस फौरन पकड़ में आ गया, यहां से पी तक का डिस्टेंस और यहां से पी तक का डिस्टेंस सेम है। क्या एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये पीछे वाला पोर्शन है? Yes. तो इस वाले डिस्टेंस को जो कि एक्स्ट्रा मुझे मिल रहा है, मैं इसे कह सकता हूं पाथ डिफरेंस। यहां एक ज्योमेट्रिकल टेस्ट अगर मैं दे दूं, एंगल थीटा बना दूं, और इस जगह मैं लिखूं कॉस ऑफ थीटा। सोचिए क्या लिखना चाहिए? Path difference divided by D. शाबाश। तो यहां पर इस सिचुएशन में पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला बनेगा डी कॉस थीटा। समझ पाए आप बात को? Yes, sir. अब मुझे एक बात बताइए कि इन दोनों सिचुएशन में कॉमन क्या है? सोच समझ के अच्छे से आंसर करना, मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रख रहा हूं। ये इन दोनों में कॉमन क्या है? कैसे भी सोर्सेस रखो, मैक्सिमम पाथ डिफरेंस कितना आता है? D. D डी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस। उससे ज्यादा पाथ डिफरेंस किसी भी तरीके के अरेंजमेंट में कभी भी नहीं होगा। क्लियर है बात? दोनों सोर्सेस के बीच में जितना गैप है, उससे ज्यादा पाथ डिफरेंस किसी भी तरीके के अरेंजमेंट में कभी भी नहीं होगा, चाहे मैं ऐसे अरेंज करूं चाहे मैं ऐसे अरेंज करूं। हाँ, अगर मैं कोहेरेंट सोर्सेस इस्तेमाल करता हूं, पहले से कोई इनिशियल डिफरेंसेस नहीं है तो ठीक है, वो कंडीशन इंप्लाई रहती है हमेशा। अब इस पूरे डिस्कशन को अपने लेवल पर साइड में रखते हैं, ठीक है, दिमाग में आ गई बात। अब मेन प्रॉब्लम पर आते हैं। इस अरेंजमेंट को ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि मिनिमा नहीं बनना। क्या नहीं बनना? Minimum. नहीं बनना चाहिए, मिनिमा हमको नहीं चाहिए। मिनिमा, सबसे पहला मिनिमा कब बनता है? सबसे पहला मिनिमा Lambda by 2. जब पाथ डिफरेंस, lambda by 2 Lambda by 2. केयरफुली सुनो, अगर मैं कहूं कि इस अरेंजमेंट का ज्यादा से ज्यादा पाथ डिफरेंस जो है वो भी लैम्बडा बाई 2 के बराबर नहीं पहुंचा, वो भी लैम्बडा बाई 2 उतना हुआ ही नहीं, इस अरेंजमेंट का ज्यादा से ज्यादा पाथ डिफरेंस भी लैम्बडा बाई 2 के बराबर नहीं हुआ, तो मिनिमा कभी नहीं बनेगा। क्योंकि सबसे पहला मिनिमा बनने के लिए, सबसे पहला मिनिमा बनने के लिए पाथ डिफरेंस की शुरुआत ही किससे होती है? Lambda by 2. लैम्बडा बाई 2 से, और लैम्बडा बाई 2 ये वैल्यू आई च नहीं, तो क्या मिनिमा बनेगा? नहीं. नहीं बनेगा। अब मुझे केयरफुली बताओ, ज्यादा से ज्यादा पाथ डिफरेंस इसमें कितना हो सकता है? 3 3. और अगर ये लैम्बडा बाई 2 से कम निकला, 3 जो है ये लैम्बडा बाई 2 से कम निकला,
लैम्बडा बाई 2 आया ही नहीं, तो क्या मिनिमा बनेगा? नहीं। मतलब इस क्वेश्चन के टेक्निकल पॉइंट को अगर मैं आंसर करूं तो मैं लिख सकता हूं जो भी मैक्सिमम पाथ डिफरेंस वहां है वो लैम्बडा बाई 2 से कम होगा तो मिनिमा कभी नहीं बनेगा। तो पहला मिनिमा कब बनने वाला है? लैम्बडा बाई लैम्बडा बाई 2 पाथ डिफरेंस आया तब पहला मिनिमा बनने वाला है। अब अगर हमारा पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 2 तक गया च नहीं, हमारे पाथ डिफरेंस की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू भी लैम्बडा बाई 2 तक गई च नहीं, तो मिनिमा बनेगा क्या? सोचो भाई, तो मिनिमा बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो मैथमेटिकली मैंने सही लिखा कि जो भी हमारे पास मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस है वो लैम्बडा बाई 2 तक पहुंचा ही नहीं, हमारा मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाई 2 से कम ही है, लैम्बडा बाई 2 हुआ ही नहीं हमारा पार्ट डिफरेंस, तो मिनिमा नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। अब डायग्राम देख के बताओ कि मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस क्या हो सकता है? मैंने आपको बता दी ये बात। ज्यादा से ज्यादा पार्ट डिफरेंस किसी भी तरीके का अरेंजमेंट हो, कितना भी टिपिकल अरेंजमेंट बनाओ, ज्यादा से ज्यादा पार्ट डिफरेंस हमेशा होगा दोनों सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस। इसका मतलब करंट सिचुएशन में 3 शुड बी लेस देन लैम्बडा बाई 2। क्लियर है बात? लेकिन क्वेश्चन में इसने पूछा क्या है? इसने क्वेश्चन में पूछा कि फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी 330 बताया इसने। कौन सी फ्रीक्वेंसी के लिए मिनिमा नहीं बनेगा? ठीक है, अब हमने यहां वेवलेंथ निकाला, चलो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3 और 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 6 हो गया लेस देन लैम्बडा, लैम्बडा इज ग्रेटर देन 6। बट हमारे पास एक वैलिड कंडीशन होती है v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। इसका मतलब लैम्बडा हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं? v बाई एफ। सही जा रहा हूं? 6 लेस देन लैम्बडा हटा के क्या लिखो? v बाई एफ। सही जा रहा हूं मैं? जो कैलकुलेशन हम इक्वल टू के इधर उधर करते हैं वो कैलकुलेशन हम ग्रेटर देन लेस देन के इधर उधर भी कर सकते हैं, डरो मत। या तो बोलेंगे सर ये इधर मल्टीप्लाई कैसा करे? कर सकते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर छोटी से छोटी बात बताना पड़ता है मुझे आपको। तो बताओ f कैसे लिखें? लेस देन v बाई 6, खाली v बाई 6 नहीं, ये लेस देन मेंटेन होगा ना, ये f इधर गया 6 इधर आया। अब बताओ f कैसे लिखें? 330 डिवाइडेड बाई 6। सही जा रहा हूं? 330 कहां से लाया? मैं अपने दिल से नहीं लिख रहा हूं बेटा, वेलोसिटी दिया उसने 330। तो कैलकुलेशन करो, f कितना होना चाहिए? लेस देन 55। लेस देन 55। तो पता चला कि इस तरीके के अरेंजमेंट में अगर हम फ्रीक्वेंसी 55 से कम रखते हैं तो मिनिमा बनेगा ही नहीं। ऑप्शंस देखें क्या आना चाहिए, आप ही बोले। 4 ऑप्शन दिया उसने, ए आना चाहिए, लेस देन 55 वही दिख रहा है, बाकी तो 60, 70 और 80 55 से ज्यादा है। अगर हम ये चाहते हैं कि मिनिमा ना बने तो हमें फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ेगी लेस देन 55 और लेस देन 55 आंसर ए ही होगा। आ रहा है समझ में? किसी भी चैप्टर को हल्के में ना लें, तैयारी करें अच्छी। आज के लिए इतना काफी है, रुक जाते हैं यहाँ पे, इसके आगे और अच्छे क्वेश्चंस हैं, कंटिन्यू करेंगे।